हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडियन सिक्योरिटीज़ एंड स्टॉक एक्सचेंज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आज हम लोग इसका पार्ट 3 करने वाले हैं। ये पार्ट 3 लास्ट पार्ट है सिक्योरिटीज़, इंडियन सिक्योरिटीज़ एंड स्टॉक एक्सचेंज का। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है वीडियो का, तो जा करके वो पार्ट ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर सेबी क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, प्राइमरी मार्केट, ये सारे कुछ आप लोगों को वहाँ पे डिटेल में मैंने बता रखा है। तो आप लोग जा करके वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ और भी जितने भी टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाया, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग जा करके वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स, वो सारे क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रही हूँ। और अगर आप किसी भी तरह के पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले। जैसे ऑडिटिंग का टॉपिक है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये सारे ऐसे टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम है, अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक से लेकर के हर तरह के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर ए, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स। ऑप्शन नंबर सी, इंश्योरेंस हाई प्रॉफिट्स। ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनाइजिंग सेविंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता है स्टॉक एक्सचेंज का? वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, इंश्योरिंग हाई प्रॉफिट्स होगा यहाँ पे। इंश्योरिंग हाई प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 4 है ऑर्गेनाइजिंग सेविंग्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा फंक्शन नहीं होता है स्टॉक एक्सचेंज का? तो जो फंक्शन होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़, ये स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन होता है। प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, ये भी स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन होता है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके। तो इसमें हम लोगों ने दोनों पॉइंट्स को क्या किया था, कवर किया था। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप लोग वो वीडियोस नहीं देखा है, तो जा करके वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तभी आप जा करके ये सारी चीज़ों को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। फिर नेक्स्ट हम लोगों का ऑर्गेनाइजिंग सेविंग्स। तो ये भी क्या है, एक तरह का पार्ट होता है, एक तरह का ये भी क्या होता है, फंक्शन होता है। इसके अलावा तो जो नहीं होता है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इंश्योरिंग हाई प्रॉफिट। ये फंक्शन नहीं होता है स्टॉक एक्सचेंज का। तो क्या क्या फंक्शन होता है? वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स होता है, इंसेंटिव्स जो दिए जाते हैं इन्वेस्टर्स को ताकि वो क्या कर सके, सेविंग्स को मोबिलाइज कर सके। साथ ही साथ जितने भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड, और जो भी फ्रॉड होते हैं उसको क्या किया जाता है, प्रिवेंट करना। ये भी क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज का ही फंक्शन होता है, फ्रॉड को प्रिवेंट करना। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो भी होते हैं सिक्योरिटीज से रिलेटेड, उसको भी क्या करना, प्रिवेंट करके रखना। साथ ही साथ इंट्रा ट्रेडिंग जो होते हैं सिक्योरिटीज़ के, उसको भी प्रिवेंट करना। और जो भी एक्चुअल एक्विजिशन होते हैं शेयर्स के, उसको कंट्रोल करना और सब्जुगेशन करना कंपनीज़ का। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, इंश्योरिंग हाई प्रॉफिट्स। बाकी सारा क्या है, फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैपिटल मार्केट इज। ऑप्शन नंबर ए, क्विक टर्म मेमोरी मार्केट, मनी मार्केट। ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक मार्केट। ऑप्शन नंबर सी, बिल मार्केट। ऑप्शन नंबर डी, बैंक क्रेडिट मार्केट। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैपिटल मार्केट इज। तो कैपिटल मार्केट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? क्विक टर्म मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट, बिल मार्केट या बैंक क्रेडिट मार्केट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टॉक मार्केट। तो जो मार्केट होता है वो हम लोग जनरली क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मार्केट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट्स में। पहला क्या हो जाता है, मनी मार्केट, और दूसरा क्या है, दूसरा हो जाता है कैपिटल मार्केट। क्या होता है पहला होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। तो जो कैपिटल मार्केट होता है वो क्या होता है? तो कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट कंडीशन होता है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल किया जाता है। क्या किया जाता है? बाय एंड सेल किया जाता है किसको? सिक्योरिटीज़ को।
ये सब कहाँ होता है? ये सब होता है कैपिटल मार्केट में। और इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? तो इसका मेन कंपोनेंट हो जाता है स्टॉक मार्केट। और ये मार्केट क्या करता है? तो ये मार्केट जो है रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है सेबी को। किसको कंट्रोल करता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को ये क्या करता है? रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। क्लियर है? तो दो तरह के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है? जहाँ पे सेलिंग एंड बाइंग होता है सिक्योरिटीज़ का। और ये इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? इसका मेन कंपोनेंट होता है स्टॉक मार्केट। और ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। सॉरी, इसको कौन रेगुलेट करता है? तो सेबी जो है वो इसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। ये रेगुलेट और कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो ये रेगुलेट और कंट्रोल किया जाता है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एज स्पेक्यूलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट? ऑप्शन नंबर ए ब्रोकर, बी बुल्स, ऑप्शन नंबर सी बियर्स, ऑप्शन नंबर डी स्टेम। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट स्पेक्यूलेटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? तो इनमें से क्या स्टॉक एक्सचेंज का स्पेक्यूलेटर नहीं होता है? कौन नहीं होता है? कौन से पर्सन है जो नहीं होते? ब्रोकर, बुल्स, बियर्स या फिर स्टेम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोकर के, कि बुल्स, बियर्स और स्टेम जो है वो क्या होते हैं? स्पेक्यूलेटर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। बल्कि ब्रोकर जो है वो क्या होते हैं? वो ऑथराइज्ड मेंबर होते हैं। क्या होते हैं? ऑथराइज्ड मेंबर होते हैं स्टॉक मार्केट के, जो कि क्या करते हैं? सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करते हैं। और उसके बदले में क्या मिलता है उन्हें? और उसके बदले में उन्हें कमीशन मिलता है। क्लियर है? तो ये तीनों जो है वो क्या होते हैं? स्पेक्यूलेटर होते हैं। जबकि ब्रोकर जो है वो ऑथराइज्ड मेंबर होते हैं, जो कि सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करते हैं और उसके बदले में उनको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ स्पेक्यूलेटर्स एक्सपेक्ट्स ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इन द नियर फ्यूचर? ऑप्शन नंबर ए बुल, ऑप्शन नंबर बी बियर, ऑप्शन नंबर सी ब्रोकर, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। Which category of speculators expects of fall in the price of security in the near future? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बियर। तो स्पेक्यूलेटिंग में क्या होता है? जो बियर कैटेगरी होता है उसमें क्या होता है? प्राइस में फॉल आता है। क्या होता है? प्राइस फॉल करता है सिक्योरिटीज़ का फ्यूचर में। अगर सिंपल वर्ड्स में हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं, जो स्पेक्यूलेटर होता है वो क्या करता है? वो डील करता है जो भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं प्राइस के फॉल होने के इन द नियर फ्यूचर, उसको वो क्या करता है? उसका वो काम करता है, मतलब वो डील करता है इस चीज़ से कि आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में कितना प्राइस क्या होगा? फॉल करेगा। और उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बियर। ऐसा स्पेक्यूलेटर जो कि इस चीज़ को डील करता है, जो एक्सपेक्टेशंस रखता है कि आने वाले फ्यूचर में प्राइस फॉल को, उसको हम लोग बियर बोलते हैं। और जो डील करता है एक्सपेक्टेशन से जो प्राइस इंक्रीज़ होगा, किससे? प्राइस इंक्रीज़ को जो डील करता है उसको बुल बोला जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए प्राइस डिक्रीज़ के बारे में या प्राइस फॉल के बारे में, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा बियर। यहीं अगर प्राइस फॉल की जगह प्राइस इंक्रीज़ लिखा हो तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बुल। क्लियर है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बियर, अगर आप लोगों से पूछा जाए फॉल के बारे में। और अगर इंक्रीज़ के बारे में पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुल हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री मार्केटिंग? ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ऑप्शन नंबर बी हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री, ऑप्शन नंबर सी फैसिलिटी फॉर लोन, ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइडिंग मार्केट फॉर ओल्ड सिक्योरिटीज़। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्री मार्केटिंग? तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन होता है इन्वेंट्री मार्केटिंग का, आप लोगों को वो बताना है। इन्वेंट्री मार्केटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री, कंट्री के कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करना। फैसिलिटी फॉर लोन, लोन का फैसिलिटी प्रोवाइड करना। प्रोवाइडिंग मार्केट फॉर ओल्ड सिक्योरिटीज़, या ओल्ड सिक्योरिटीज़ के लिए मार्केट प्रोवाइड करना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोवाइडिंग मार्केट फॉर ओल्ड
old securities. The most important economic function of inventory marketing is to provide market for old securities. So option number 4 will be the right answer. Next question. The chairman of SEBI is appointed by the central government, president of India, parliament, state government. द चेयरमैन ऑफ सेबी इज़ अपॉइंटेड बाय, तो जो सेबी का चेयरमैन होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट? तो सेबी के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो सेबी क्या होता है? ये एक रेगुलेटरी बॉडी होता है सिक्योरिटीज़ और फाइनेंस का इंडिया में। ये ऑफिशियली इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कब मिला था? तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मिला था 1992 में, जहाँ पे आया था सेबी एक्ट 1992, जो कि इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। इसका चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। सेबी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में दे रखा है, तो आप लोग वो वीडियोस जा करके ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को सेबी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में वहाँ पे जानने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर वीडियो यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे, समझ में आ रहा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए, इसका राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर जनरल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इज कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज़। ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी सेबी, ऑप्शन नंबर डी रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। द इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर जनरल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इज़, तो जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है जनरल सुपरविजन और कंट्रोल का कैपिटल मार्केट का, वो क्या है? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। द इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर जनरल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इज़, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेबी। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज़ बीन एस्टैब्लिश फॉर जनरल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। मतलब सेबी को एस्टैब्लिश किया गया था जनरल सुपरविजन के लिए और कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह का डाउट होता है कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।